हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ाऊंगा चैप्टर, जो कि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि टॉस होता क्या है, टॉस में स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। आज उसी का चैप्टर पहला नंबर टॉस का शुरू कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस यूनिट 1। ठीक है, अब डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर का क्या इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, वो जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पहले इसको पढ़ना क्यों पड़ता है। ठीक है ना, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते क्यों हो और कहाँ पे अप्लाई होता है। क्योंकि टॉस जो है, जब भी ये क्या है, माउस का एप्लीकेशन है, यानी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का क्या है, एप्लीकेशन है। तो उसमें जो डायरेक्ट लोड पढ़े, इसी का एप्लीकेशन है, उसका इफेक्ट हम कैसे करते हैं, इसमें यही पढ़ना था। पहला चैप्टर इसका है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये जानेंगे। उससे पहले जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे क्या चीज़ का, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। कंबाइंड मतलब दोनों को साथ लेके, किसके, डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों के साथ मिलाकर जो इफेक्ट होगा। लेकिन कहाँ पे, अगर इफेक्ट तो होगा डायरेक्ट स्ट्रेस का, बेंडिंग स्ट्रेस का, दोनों साथ में लेंगे, लेकिन कहाँ पे लेंगे, तो उसी ने लिखा हूँ कि ऑन कॉलम्स, पायर, पिलर, चिमनी, रिटेनिंग वॉल एंड डैम, है ना। तो बेंडिंग स्ट्रेस, तो कॉलम आप देखते हैं, आपने घर का जो बिल्डिंग उल्डिंग देखते होंगे, वहाँ पे पायर, तटबंध, जो आप पायर का मतलब होता है तटबंध, है ना। पिलर भी आपके घर में देखे होंगे, चिमनी जहाँ ईटा उटा क्या आती होता है, बनाया जाता है। रिटेनिंग वाल, आपके घर का जो दीवार है उसी को रिटेनिंग वाल कहते हैं। डैम, जहाँ पानी उन्हें आपको रोका जाता है जिस स्ट्रक्चर्स के द्वारा, उसी को डैम कहते हैं, है ना। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। हाँ, यही सब चीज़ पर कॉलम, पायर, पिलर, रिटेनिंग वाल, डैम पर जो फोर्स लगता है, फोर्स कौन सा, एक्सियल लोड, वैसा लोड, एक्सियल लोड जो लगता है, और उस पर जो एक्सियल लोड के कारण जो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी डायरेक्ट स्ट्रेस है ना, तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, वह कॉलम को क्या करेगा, पिलर को क्या करेगा, उस पर इफेक्ट होने से उसमें क्या चेंजिंग होंगे, यही चीज़ को पढ़ना है इस चैप्टर में, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस में। ठीक है ना। तो पहला, अब आप पढ़े हम तो डायरेक्ट स्ट्रेस, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस लगता कब है ये तो पता नहीं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तभी लगता है जब डायरेक्ट लोड पता होगा। डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस पर हमें लगता है स्ट्रक्चर पर नहीं। मैंने उसी को लिखा, कंसेप्ट ऑफ एक्सियल लोड और डायरेक्ट स्ट्रेस। एक्सियल लोड और डायरेक्ट स्ट्रेस। एक्सियल लोड ही डायरेक्ट लोड है, एक्सियल लोड को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लोड। इस डायरेक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है किसी स्ट्रक्चर पर, उसी को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो पहले उस चीज़ में हम एक्सियल लोड का डिफिनेशन दे रहे हैं, किसका, एक्सियल लोड किसको कहते हैं, है ना। एक्सियल लोड क्या कहते हैं, डिफिनेशन ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल लोड इसका डिफिनेशन था, कहता है कि व्हेन ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड विथ एक्सिस मेंबर, मतलब वैसा लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए कोइंसाइड एक्सिस मेंबर के साथ, या दूसरे तरह से कह सकते हैं, हुज लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट ए सेंट्रॉइड ऑफ ए सेक्शन मेंबर, देन इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड। मतलब फिगर को देखते हैं, उसे समझते हैं। बोला कि व्हेन ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड विथ एक्सिस मेंबर, देखिए ये आपका एक क्या है, स्ट्रक्चर है, कॉलम। किसका स्ट्रक्चर है, कॉलम का। इस पे मैंने क्या किया, एक डायरेक्ट लोड लगाया, है ना, ये लोड है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट लोड। अब देखिए क्या किया, ये स्ट्रक्चर का ये है एक्सिस ऑफ मेंबर, जो आपका स्ट्रक्चर होता है क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, जो भी
कॉलम लीजिए, उसके बीच का जो सेंट्रॉइड होता है उसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ मेंबर। जैसे इसको देख लीजिए, इस एक पिलर की तरह कॉलम में समझ लीजिए, इसको सिलेंड्रिकल कॉलम है। तो इसमें जो ये आप ये देख रहे हैं ये क्या होगा, इसके अंदर नीचे पूरा होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इसके बीच में सबसे सेंट्रॉइड में, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ मेंबर। किसका? इस चीज़ का एक्सिस ऑफ मेंबर था। मैंने इस कॉलम बनाया है ना क्यूब का आकार का, तो उसको मैंने ये इसका एक्सिस ऑफ मेंबर हो गया, ठीक है ना। इस पे जैसे आप इसको कर दिए, इस बीच पर इसके सेंट्रॉइड जो है वहाँ पर क्या मैंने एक लोड लगा रहा। क्या किया मैंने? ये लोड लगाया, इसी को क्या कहते हैं? एक्सियल लोड। तो मैंने क्या इस स्ट्रक्चर पर इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए, तो यही आपका ये सेंट्रॉइड होगा नहीं इसमें, इस स्ट्रक्चर का सेंट्रॉइड। इसी पर मैंने एक लोड जो लगाया उसी को क्या कहते हैं? एक्सियल लोड, डायरेक्ट लोड। यह लोड क्या हुआ, कैसा नेचर होगी इसकी? तो वो कंप्रेसिव होगी। हमने इसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट लोड को ये तो लगा रहा था, क्या कर रहा है मैंने? कंप्रेस कर रहा है। मैंने क्या करा, इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए इसको कहता है कि डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड का नेचर कैसी होती है, उस पर जो लोड लगता है वो क्या होता है? कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है ना। तो इसका समझ गए कि इस स्ट्रेस, इस कॉलम का ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ द मेंबर। इस पॉइंट पे जो इसका सेंट्रॉइड है जिस पे लोड लगा रहे हैं वो लोड क्या कहलाएगा? एक्सियल लोड या डायरेक्ट लोड। तो वही बात बोला, व्हेन ए लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन, इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ मेंबर, इस एक्सिस ऑफ मेंबर से कोइंसाइड नहीं कर रहा। देखिए इसी पे से मेंबर जा रहा है ये लोड। हाँ, उसी फिर दूसरे तरीका से भी आप बोल सकते हैं हुज लाइन ऑफ एक्शन, कौन? वही लोड, जो लोड है ये एक्सियल लोड, एक्ट एट ए सेंट्रॉइड। देखिए ये भी क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है ना सेंट्रॉइड पे ऑफ ए सेक्शन मेंबर के, देन इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड। उसी को एक्सियल लोड कहते हैं। यानी किसी भी कॉलम का जो एक्सिस होता है, जो कॉलम का एक्सिस होता है, उस पे जो लोड लगाते हैं वो कंप्रेसिव के रूप में, उसी को क्या कहते हैं? एक्सियल लोड। इसकी नेचर कैसी होती है उस लोड का? कंप्रेसिव नेचर, ठीक है। देखिए अब कहता है एक्सियल लोड इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट लोड। एक्सियल लोड का ही दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट लोड। हम जब कभी यूज करेंगे एक्सियल लोड बोल देंगे, कभी हम डायरेक्ट लोड बोल देंगे, तो दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है ना। फिर मैंने बोला एक्सियल लोड प्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन द मेंबर विच इज कंप्रेसिव इन नेचर। मतलब क्या कहता है कि एक्सियल लोड के कारण मैंने इस कॉलम पे ये जो लोड लगाया, ये तो एक्सियल लोड था, लेकिन इस लोड के कारण इस आपको बता रहे थे हम एक्सियल लोड, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए इस क्यूब को देख लीजिए, इस क्यूब कॉलम के आकार का है, बस इतना छोटा है। अब इस देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो नीचे इस पॉइंट जो लाइन जाएगी उसी को हमने क्या कहा था? एक्सिस ऑफ मेंबर। और इस पॉइंट पे मैंने जो ये जो है पॉइंट मार्कर से जो इसको क्या करा, मैंने कंप्रेस लोड लगा रहे हैं इस पर। लेकिन लोड मैंने किस प्रकार से लगा? तो कंप्रेसिव इन नेचर, तो मैंने इस पर दबाव डाल रहे हैं, नहीं इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम? दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी नेचर क्या होगी? कंप्रेसिव, है ना। तो इसीलिए बोलता है ये जो लोड लगा इस एक्सिस ऑफ मेंबर पर, और इसी मेंबर से होते हुए यहाँ लोड ट्रांसफर होगा इसी एक्सिस मेंबर से होते हुए पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन इसी से जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सियल लोड और डायरेक्ट लोड। और इसकी नेचर कैसी होगी उस लोड की? तो कंप्रेसिव इन नेचर। और यहाँ से इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसको क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ मेंबर, ठीक है ना। मैंने उसी को लिखा था कि लाइन ऑफ एक्शन एक्ट ए सेंट्रॉइड। अगर इस क्यूब का देखें तो ये भी तो सेंट्रॉइड ही कहलाएगा। इसी सेंट्रॉइड से जो लोड पास करेगा उसी को क्या करते हैं? एक्सियल लोड कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ मेंबर देन इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड। चाहे उसी हुज लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड विद एक्सिस मेंबर इज कॉल्ड एक्सियल लोड, ठीक है ना। अब एक्सियल लोड को ही मैंने क्या कहा कि वो डायरेक्ट लोड है, ठीक है ना। एक्सियल लोड को ही क्या नाम बोला मैंने? डायरेक्ट लोड। उसी को डायरेक्ट लोड कहते हैं। एक्सियल लोड प्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन द मेंबर विच इज इन कंप्रेसिव इन नेचर। जैसे आपको मैंने बोला इस क्यूब पर मैंने एक लोड लगाया इसके एक्सिस ऑफ मेंबर पर, तो इस
क्यूब में क्या होगा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्या होगा, इसमें क्यूब को लगाएंगे तो इसमें क्या होगा मेरा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा इस क्यूब में, उसी या कॉलम में, पिलर में, उसी को क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी डायरेक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस लगेगा उसी को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है ना, ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वह डायरेक्ट स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो एक्सियल लोड के कारण, वो भी क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर। फिर मैंने लिखा इन डायरेक्ट लोड इंटेंसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। अब मैंने बोला इस कॉलम का ये थ्रू आउट, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये इसका भी क्रॉस सेक्शन है, ये वाला देखिए ये भी क्रॉस सेक्शन होगा इसके नीचे का, मतलब इसके थ्रू आउट, इस पे जो लोड लगेगा थ्रू आउट सेम लगेगा। इस क्रॉस सेक्शन पे जितना भी लोड लगेगा कंप्रेसिव इन नेचर वाला, वो थ्रू आउट इसकी लोड की जो इंटेंसिटी होगी, जितनी हम लोड लगाएंगे थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन इस पर क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए मैंने लिखा इन डायरेक्ट लोड में लोड इंटेंसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल इज सेम इज यूनिफॉर्म। कैसा, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, थ्रू आउट मतलब इसके सभी पॉइंट पे। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, लोड इंटेंसिटी लगता है इस क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। मैंने इसीलिए लिखा इनडायरेक्ट लोड इंटेंसिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल इज यूनिफॉर्म। ठीक है ना, मैंने इसी को जो एलिवेशन के रूप में एक कॉलम को दिखाया, तो ये जो दिखा आपको ये इस तरह से रखा हुआ है, तो सोचिए इस पार्ट को जो मैंने दिखाया और इस पार्ट को ऐसे सोचिए, देखिए ये हो गया आपका एलिवेशन पार्ट। ठीक है ना, और सिर्फ ये ऊपर का पार्ट ये क्या है, पैदान। तो वही बोला ये एक्सिस मेंबर हो थ्रू आउट, तो इसका भी तो क्या है, एरिया है ऊपर वाला। तो मैंने इसी को दिया, इसका अगर एरिया, इसका ब्रेथ बी है और इसका डी है। ठीक है ना, और इसके क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ एक्स को माना और इसको वाई माना। ठीक है ना, मैंने इसी को लिखा, इसका इसी पॉइंट का इसका मैंने प्लान बनाया था। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट लोड। क्या बोले मैंने, इनडायरेक्ट लोड। फिर इनडायरेक्ट लोड में ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ए रेक्टेंगल। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो निकलता है जब हम डायरेक्ट लोड लगाते हैं, तो वो कैसी उसकी होती है शेप, तो रेक्टेंगल के रूप में। देखिए ये जो है ना लोड लगा सब पे थ्रू आउट, इस पे लगते जाएगा, यहाँ 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 इस पे, तो इससे जो शेप बना, यहाँ डाले, यहाँ पे डाले, इस पॉइंट पर डाले, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, तो इससे जो एरिया बनता है ना, उसका जो शेप बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगल। ठीक है ना, कंप्रेशन। तो मैंने बोला अब डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिग्मा जीरो या ओ कह सकते हो कि डायरेक्ट स्ट्रेस, मैंने इसको कहा सिग्मा को डायरेक्ट स्ट्रेस। और लोड जो लग रहा था डायरेक्ट लोड, वह क्या लग रहा था, इस पॉइंट पे है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे सभी पे थ्रू आउट सेम। तो मैंने इसीलिए बोला ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा, ई लेंथ है क्या है बी, और ये लेंथ क्या बोले डी। तो मैंने इसी को लिख दिया क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू डी। ठीक है ना, तो स्ट्रेस बराबर लोड लगता है किस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। इसीलिए मैंने लिखा लोड बाय एरिया, यानी P बाय ए। लोड को P से डिनोट करते हैं, एरिया को A से डिनोट कर दिए। और इस डायरेक्ट स्ट्रेस का जो नेचर होगा वह क्या होगा, कंप्रेसिव। आप ऐसा भी कर सकते थे कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, इट इज द रेशियो किसका, तो लोड टू एरिया है ना, डायरेक्ट लोड टू द क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर होता है लोड बाय एरिया, उसको जो है कम, इसका नेचर होता है कंप्रेशन। ठीक है ना, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले पॉइंट पर बताएंगे।